चलिए आज हम देखेंगे चतुर्थांश के सभी सूत्र हम बता दिए थे, कार्तिक तल वाले जो भी थे। अब हम उसके थोड़े से कुछ परिभाषाएं बची हैं जिसको हमें डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा कार्तिक तल का कौन सा पार्ट कौन सा किस भाग में आता है। बस वही सभी पार्टों को एक बार और दिखा देते हैं, उसके बाद इसके मुख्य फार्मूलों पे चलते हैं। तो देखो, बताया गया था कि जो लंबवत रेखा होते हैं उसको वाई अक्ष बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको एक्स अक्ष बोलते हैं। वाई अक्ष जो लंबवत रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ये भी बताया गया था कि जो पहला चतुर्थांश होता है इसको क्या बोलते हैं, पहला चतुर्थांश। ये हमारा दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। 0 से स्टार्ट होती है, 90 तक जाती है, 90 के बाद 180 और फिर 270, और 270 के बाद पुनः आके 0 पे यदि आ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, 360। अब पहला चतुर्थांश जो था, पहला चतुर्थांश, ठीक है, ये हमारा कौन सा, दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। देखो इसमें क्या था, बताया गया था कि शेष जो भी होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में होता है क्या, कोसेक थीटा। ये हमारे कितने हो गए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये क्या होते हैं कि ये पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे इसका फार्मूला बस ये दिखाना है स्टार पॉइंट में करके कि पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट चतुर्थांश में, चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण मिति अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या था, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा कामा कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, दो ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और शेष क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो बस यही दिखाना है कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, शेष निगेटिव होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय स्टार पॉइंट है, सेकेंड चतुर्थांश में, चतुर्थांश में साइन थीटा कामा कोसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। शेष अनुपात निगेटिव होते हैं। बस यही दिखाना था। और कह रहा है तीसरा चतुर्थांश क्या होता है, तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा कामा कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, शेष क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो वही दिखाना है। टी स्टार पॉइंट में देखेंगे क्या, लिखेंगे थर्ड चतुर्थांश में टेन थीटा कामा कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं तथा
शेष अनुपात निगेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए चौथा स्टार पॉइंट है। चौथा क्या कर रहा है, चौथे चतुर्थांश में कॉस थीटा, कौन सा, कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, शेष क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थांश में कॉस थीटा कामा सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तथा शेष अनुपात क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। शेष अनुपात निगेटिव होते हैं। ये हमारा क्या था, चतुर्थांश के ये लास्ट फार्मूले थे जिसको आपको एक बार रिवाइज करा दिया गया या फिर बता दिया गया। चलिए अब हम देखेंगे इसके मुख्य फार्मूलों को जो इसमें दिया जाता है, और इसका कुछ है नहीं, जो भी इसका मुख्य फार्मूला है उसको देखेंगे। तो एक बार इसमें एक दो और बच्चे उसको भी करा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिख देंगे क्या, स्टार पॉइंट में लिखेंगे क्या, 90 प्लस माइनस थीटा तथा 270 प्लस माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं, अर्थात चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ लिख देते हैं अर्थात चेंज हो जाते हैं। जैसे में क्या होगा, साइन थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में होता है, साइन थीटा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्या कि 180 प्लस थीटा और माइनस थीटा तथा 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा के लिए अनुपात चेंज नहीं होता है। इसको एक बार देख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 180 प्लस माइनस थीटा तथा 360 प्लस माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, नो चेंज, अनुपात नो चेंज, अनुपात नो चेंज। जैसे में साइन का साइन ही रहता है, साइन थीटा किस में चेंज होता है, साइन थीटा में, कोई इसमें चेंज नहीं होता है। साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है। चलिए अब हम आते हैं इसके मेन फार्मूलों पे। किस पे, मेन फार्मूले जो होते हैं, जैसे दे दिया जाए कि दो बिंदु हैं, क्या हैं, दो बिंदु, एक बिंदु P
दिया है क्या, x1 y1, और दूसरा बिंदु क्या दे दे, q, तथा q x2 कामा y2 हो। तो पूछेगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी। चलिए बीच की दूरी कहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो चलिए इस पे हम करा देते हैं फार्मूला। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो क्या करा है कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये करा है कि दो बिंदुओं, पहला बिंदु दिया P x1 कामा y1 तथा Q x2 कामा y2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है ना। बीच की दूरी जब पूछे तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि दो बिंदु सूत्र एक बार देख लीजिए, लिखेंगे क्या, d बराबर, दूरी के लिए d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आपको कुछ नहीं करना है। दो बिंदु जैसे दे रहा है, इसका डायग्राम देख लीजिए क्या होगा। पहला बिंदु देगा P x1 कामा y1, और दूसरा कोई बिंदु दे दिया Q x2 कामा y2। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, जो यहां से यहां तक होगी, यहां से यहां तक जो होगी वो क्या होगी, इनकी बीच की दूरी होगी। अब यही जो दूरी है ये किसके बराबर होगी, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कर रहा है कि दो बिंदु जैसे यहाँ पे दे दिया गया क्या, दो बिंदु, चलो इसे हम बता देते हैं, ठीक है। दो बिंदु दिया है, पहला P दूसरा क्या है x, पहला P दूसरा Q, और कहेगा कि इन दोनों बिंदुओं के P तथा Q के दोनों बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात। मध्य बिंदु मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की बराबर दूरी, अर्थात मध्य बिंदु वो होता है जो दो बिंदुओं को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, वही उसका मध्य बिंदु कहलाएगा। तो यही करा कि दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे होगा क्या, फार्मूला लिखेंगे क्या, दो बिंदुओं, पहला P बिंदु है क्या, x1 कामा y1 तथा Q x2 कामा y2, ठीक है, x2 कामा y2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक जब कहेगा तो इसको कैपिटल जी मानते हैं। तो कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा, देखो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, ये इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक।
किसके, दो बिंदु दिया है और कह रहा है कि x1 y1 तथा x2 y2 का मध्य बिंदु जो आएगा यहाँ पे जी मध्य बिंदु इसका आएगा, तो जो इसका मध्य बिंदु होगा वो इसका निर्देशांक आएगा। जैसे इस पे अगर एग्जाम्पल करा दें, एग्जाम्पल देगा क्या, बिंदु 2,3 तथा 4,6 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करा है, दो बिंदु दिया है, एक क्या दिया 2,3 तथा दूसरा क्या दिया है 4,6, करा किसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है क्या, इसकी हम तुलना कर लेंगे। तो बिंदु P दिया है 2,3 और Q दिया है 4,6, अर्थात कहने का मतलब है कि x1 जो है हमारा क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो x1 बराबर दिया है 2, x2 बराबर कितना दिया है 3, और इसमें देखा जाए सॉरी y1 x1 और y1 बराबर कितना दिया है 3। अब इसमें देखा जाए तो x2 बराबर कितना दिया है 4, y2 बराबर कितना दिया है 6। अब इसका मान किस में रख देंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे। फार्मूला क्या होता है, g बराबर किसके बराबर, g बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो चलिए रखते हैं, g बराबर क्या होगा, x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 कितना है 4 बटा 2 कामा ये है y1 का मान कितना है 3 प्लस y2 का मान कितना है 6 बटा कितना 2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल G बराबर 4 2 6 बटा 2 6 3 9 बटा 2। अब इसका जो हल होगा इसको हम करेंगे क्या, G बराबर 2 1 का 2 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3 बटा 1 9 बटा 2। इसका मेन निर्देशांक आएगा G बराबर 3 9 बटा 2, 3 9 बटा 2, ये इसका निर्देशांक, अर्थात ये जो बिंदु है यहाँ पे P हो जाएगा कितना 2,3 बिंदु दिया है और एक दूसरा बिंदु मान लो यहाँ से यहाँ तक दे दिया, Q दिया है क्या 4,6, और कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु का निर्देशांक, अर्थात मध्य बिंदु कहीं बीच में होगा जिसका हमने क्या माना है G। तो क्या मान आया है 3 9 बटा 2, ये इसका क्या हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 करा क्या कि दो बिंदुओं P x1 y1 तथा Q x2 y2, यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदुओं P x1 y1 तथा Q x2 y2, ठीक है, को रेखाखंड m1 अनुपाते m2 के अनुपात में, m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करे, क्या करे विभाजित। अब देखो विभाजन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, m1 अनुपाते m2 के अनुपात में क्या करे विभाजित करे, विभाजित करे तो क्या पूछेगा, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक विभाजित
करने वाली बिंदुओं का निर्देशांक, विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक। तो निर्देशांक के लिए हम क्या मानेंगे, जी। तो हो क्या जाएगा, कैपिटल जी बराबर m1 x2, m1 x2, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, विभाजन का सूत्र। जैसे कहेगा क्या, चित्र देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए आप लोग। दो बिंदु दिया है, एक यहाँ दिया है P, इसका मान हो जाएगा x1 कामा y1, और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु दिया है Q, x2 कामा y2। P बिंदु और Q बिंदु, दो बिंदु दिया है, और कह रहा है कि ये कोई इनको रेखाखंड, कोई रेखाखंड, ठीक है, किसमें विभाजित करती है, m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करे। तो ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, इस बिंदु को क्या कर रहा है, निर्देशांक पूछ रहा है। इसका निर्देशांक क्या करेंगे हम, ये लगाएंगे क्या, g बराबर m1 प्लस x2, ठीक है ना, x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, m1 y2 प्लस m2 y1, और बटा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। जब ये प्लस रहेगा तो इसमें दो चिन्ह आता है, यहाँ पे लिखा लगा देते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस। देखो प्लस का मतलब है क्या, कि प्लस जब होता है वो किसके लिए होता है, अंतः विभाजन के लिए। जब कहेगा अंतः विभाजन तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन के लिए प्लस का चिन्ह, और माइनस लगाएंगे किसके लिए, बाह्यतः विभाजन के लिए। बाह्यतः विभाजन के लिए कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। अगर दे दिया जाए, कोई एग्जांपल दे दिया जाए इसमें, मान लीजिए एग्जांपल कर देते हैं, क्या देगा, यदि बिंदु P 2,4 तथा Q 3,6 को रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है, मान लीजिए 3:4, 3:4 के अनुपात में, 4 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका क्या, रेखाखंड का निर्देशांक, ठीक है ना, विभाजित करने वाली। अगर इसमें वाह्यता दे देता तो वाह्यता लगा दें, तो कोई नहीं, हटा के लगा देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे क्या, अनुपात में बिंदु को वाह्यता विभाजित करता है, वाह्यता विभाजित करता है। तो चलिए इसका क्या बोलेगा, बिंदु का निर्देशांक, तो निर्देशांक होगा, तो निर्देशांक होगा। चलिए लगाते हैं वाह्यता के लिए, सूत्र क्या होगा वाह्यता के लिए, G बराबर m1 x2 माइनस, वाह्यता के लिए क्या बोला है, माइनस m2 x1 बटा
m1 माइनस m2 कामा m2 y1 प्लस m1 y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसका, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। किस लिए माइनस? इसलिए लगेगा क्योंकि यह कह रहा है कि वाह्यता विभाजक कैसा वाह्यता विभाजित करता है। तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिया है, ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2, ये है आपका m1, ये है m2। तो चलिए मान रखते हैं, तो g बराबर हो जाएगा m1 कितना है 3 गुणित x2 कितना है 3 माइनस m2 कितना है 4 गुणित x1 कितना है 2 बटा कितना 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। चलिए कामा m1 कितना है 3 गुणित y2 कितना है 6 माइनस m2 कितना है 4 गुणित कितना y1 कितना है 4, सॉरी m2 4, हाँ ठीक है, y2 कितना है y1 है 4 बटा m1 माइनस m1 कितना है 3 और m2 कितना है 4। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, g बराबर 3 त्रिका 9 माइनस 4 दूनी 8 बटा माइनस 4 में से 3 घटाएंगे तो -1 कामा इसको करेंगे 6 त्रिक 18 माइनस 4 चौक 16 बटा -4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। इसको करेंगे टोटल तो हो जाएगा 9 में से 8 गए 1 बटा -1 कामा 18 में से 16 जाएंगे तो 2 बटा -1। अब देखो -1 एक का कोई वजूद नहीं, तो इसको कर देंगे -1 कामा -2। ये इसका क्या हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, जो ये बिंदु है ना वो इसका क्या हो जाएगा निर्देशांक। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखते हैं। अब देगा क्या, जैसे 3 बिंदु दे दिया जाए, कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, क्या कहेगा 3 बिंदु दे देगा, जैसे P बिंदु दे दिया जाए x1 कामा y1 कामा Q दे देगा x2 कामा y2 तथा R दे देगा क्या x3 कामा y3। तो कहेगा कि इस बिंदु को दिखाइए कि यह एक त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है त्रिभुज के शीर्ष है। तो आइए करते हैं क्या, यदि बिंदु P x1 y1 बिंदु Q x2 y2 तथा R x3 y3, ठीक है, यदि त्रिभुज के शीर्ष हैं, यदि त्रिभुज के शीर्ष हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या 1/2, 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा x2, क्या हो जाएगा सॉरी x1 y2 माइनस x2 y1। यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार आप लोग समझ जाइएगा। बिंदु P दिया है क्या x1 y1, दूसरा है x2 y2, फिर क्या है x3 y3, ठीक है, ये हमारे बिंदु दिए हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या 1/2 x1 y2 इस तरीके से, ठीक है। फिर कह रहा है क्या x माइनस x2 y1 माइनस x2
y1 इस तरीके से। फिर क्या कहेगा, उसके बाद इसको बंद करेगा, फिर कहेगा प्लस x2 y3, x2 y3, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे कोष्टक में x2 y3 माइनस क्या हो जाएगा x2 y3 x3, अब यहाँ से उल्टा जाएंगे x3 y2, x3 y2 कोष्टक बंद करेंगे, फिर कहेगा क्या प्लस प्लस, अब क्या कहेगा, अब जो बिंदु हमारा पहला होता है ना उसको दो बार लिखते हैं x1 y1, ठीक है। अभी आएगा क्या यहाँ से x3 y1, अगले क्वेश्चन में लिखेंगे x3 y1 माइनस x1 y3, x1 y3, ये इसका क्या है फार्मूला है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या है फार्मूला है, ठीक है। इसका एक फार्मूला और होता है, उसको भी देख लीजिए, या इसके विपरीत माध्यम से क्या हो जाएगा, जैसे दे दिया जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों बिंदु हैं, और जो पहला बिंदु होता है उसको दो बार लिखते हैं x1 y1। अब इसमें क्या होता है क्या कि x1 का इस तरीके से क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, इस तरीके से पहले मल्टीप्लिकेशन फिर y वाले का, तो करेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा, लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे भी दूसरा हो सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होगा 1/2, ठीक है 1/2, ये हो जाएगा क्या, देखो कोष्टक में क्या है x1 y2 प्लस, क्योंकि हम पहले x वाला ले जा रहे हैं ना तो प्लस चलेगा, प्लस x2 y3 फिर प्लस x3 y1 तो यहाँ पे करेंगे x3 y1। अब कोष्टक को बंद करके माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसका माइनस का, क्योंकि अब y वाला चलेगा, तो ठीक है ना, यहाँ पे माइनस, फिर छोटा कोष्टक लगाएंगे क्या, देखो y1 x2 प्लस y2 x3, अब y3 और x1 प्लस y3 x1, बड़ा कोष्टक लगा के बंद। ये क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का दो फार्मूले होते हैं, ठीक है ना, दोनों आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई एक से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे मान लिया फार्मूला दे दिया जाए उसका क्षेत्रफल, एक एग्जांपल करा देते हैं। एग्जांपल क्या होगा, देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष 2,3, 3,4, 4,5 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीन बिंदु दिया है क्या, 2,3, 3,4, 4,5 क्या है त्रिभुज के शीर्ष हैं, इन तीनों शीर्षों की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका डायग्राम देख लीजिए आप, ये कोई त्रिभुज है, अब बिंदु जब मानना है ना क्रमानुसार मानना है, किसका क्रमानुसार मानना है। तो आगे से चलते हैं, तो यहाँ मान लीजिए ए बी सी है, तो ए बिंदु कितना दिया है 2,3, बी बिंदु कितना दिया है 3,4, और सी बिंदु कितना दिया है 4,5। ये तीनों त्रिभुज के क्या है शीर्ष हैं। अब इन तीनों की सहायता से त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे दिया है क्या, दो बिंदु दिया है, एक एक्स वाला मान लीजिए, क्या है वाई वाला, ठीक है। इसको आप ये फार्मूले का ये अलग है, ठीक है ना। चलिए करते हैं, पहला बिंदु क्या दिया है 2, 3, दूसरा बिंदु क्या दिया 3,
4 और तीसरा बिंदु क्या दिया 4 5। अब क्या होता है कि पहले बिंदु को 2 बार लिखा जाता है, जो पहला बिंदु होता है उसको 2 बार लिखते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो यहाँ लिखेंगे 2 3। अब क्या करते हैं एक्स वाले का करेंगे, तो क्या होता है देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, x3 y1 कोष्टक बंद। फिर लगाते हैं क्या माइनस, अब y वाला खंड चलता है, लिखेंगे यहाँ पे y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, ठीक है y3 x1 ऐसा होता है। फिर बड़ा कोष्टक ला के बंद कर देते हैं। तो चलिए इस फार्मूले पे इसका मान रखते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। लिखेंगे 1/2, ठीक है। देखो x1 कितना है 2, y2 कितना है 4, इस तरीके से। तो 2 का 4 में क्या होगा गुणा होगा, तो 2 चौक 8 प्लस x2 y3 x2 ये है x2 का गुणा किसमें करेंगे y3 में, कितना है 5, तो 3 5 15, कितना हो जाएगा 15 प्लस है तो प्लस x3 कितना है 4 और y1 ऊपर वाला मतलब लास्ट में, y1 कितना है 3। लिखेंगे कितना 4 तिहाई 12, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर चलिए y1 का रहा है तो y1 कितना है 3 और x2 कितना है 3, तो 3 त्रिका 9, इस तरीके से ये हो जाएगा 9 प्लस y2 कितना है 4 और x3 कितना है 4। इसका इस तरीके से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस y3 कितना है 5 और x1 कितना है 2, तो 5 दूनी 10, कोष्टक छोटा लगा के बंद कर देंगे। अब इन तीनों का आपस में योग करेंगे और इन तीनों का आपस में योग करेंगे और जो आएगा उसमें से इसको घटा देंगे। लिखेंगे 1/2 बड़ा कोष्टक जोड़िए 12 8 20 और 15 35 माइनस है तो माइनस, इसको योग करेंगे तो हो जाएगा 16 10 26 26 4 30 और 5 35, दोनों का योग बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा घट जाएगा 1/2 गुणित 0 और किसी संख्या जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है 0। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर मात्रक, ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट डे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो कृपया आप लोग चैनल के साथ लगे रहें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप चैनल के साथ कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।